डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल के फाल्टा में बीजेपी का तूफान, टीएमसी का पूरा सफाया। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने बड़ी जीत दर्ज की। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की जमानत जब्त। फाल्टा में 21 मई को कराई गई थी रिपोलिंग। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, बांग्लादेशी रोहिंग्यों को डिपोर्ट करने के लिए बनेंगे होल्डिंग सेंटर। सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश जारी। बिहार बनेगा देश का नया एआई हब। बिहार एआई समिट 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, चल आएगी राज्य की एआई पॉलिसी। मुजफ्फरपुर में पाक जासूस गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मुस्तफा को बिहार एटीएस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी राणा हुनैन के संपर्क में था मुस्तफा। पाकिस्तान को भेज रहा था भारत की संवेदनशील और रणनीतिक जानकारियां। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों की सीक्रेट हथियार फैक्ट्री तबाह। जंगलों में छुपाकर रखे गए माओवादियों के हथियारों को मौके पर नष्ट कर दिया गया है। भारी मात्रा में माओवादी साहित्य को भी पुलिस ने किया नष्ट। व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ 25 राउंड फायरिंग। घटना के वक्त परिसर में मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। संदिग्ध हमलावर नैसिर बेस्ट मारा गया। कुछ दिन पहले ट्रंप की बेटी को भी हत्या की मिली थी धमकी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी को पहली बड़ी चुनावी सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। फाल्टा सीट पर सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे स्थान पर और टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर खिसक गए। हाल ये रहा कि जहांगीर खान की जमानत जब्त हो गई। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया में गंभीर उल्लंघन की शिकायतों के बाद फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया था। यहां कई मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इत्र जैसी चीज छिड़कने और मशीनों पर चिपकने वाला टैप लगाने के आरोप सामने आए थे। इन आरोपों ने राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था। इसके बाद गुरुवार को यहां रिपोलिंग कराई गई, जिसमें 86.11% वोटर्स ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस सीट से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी, जिससे बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। हालांकि जहांगीर खान की नाम वापसी की यह घोषणा सिर्फ एक औपचारिकता ही नहीं बनकर रह गई, क्योंकि गुरुवार को ईवीएम पर उनका नाम दिखाई दे रहा था। हमारा जो पास था वो खत्म हो गया। अब साधारण मानुष का राज, वहाँ पर कॉमन पीपल का राज चलेगा, जहाँ पर कोई अशांति नहीं होगा, सब नॉर्मल चलेगा, जो एज यूजुअल जो चलता है ऐसे ही चलेगा। और फलता में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का राज चलेगा, ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक होगा। और पुष्पा राज और पुष्पा का संगे जो मंत्री फंती है, सबको हम जो आइन का जो होता है लॉ का करके उसको सब लोग को जेल में डालेंगे। अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि जैसे अगर आप हार गए तो आपको मछली भिजवाएंगे यहाँ पे। हाँ, घाड़ पकड़ के मछली बजाएंगे, वो बोलते हैं। उसको बोलिएगा वो फलता में आने के लिए, हम माछ भात खवाएंगे उसको। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। शुभेंदु सरकार की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटरों को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है। प्रशासन का फोकस सीमावर्ती जिलों और उन इलाकों पर है जहां अवैध प्रवासियों के छिपे
रहने होने की ज्यादा उम्मीद रहती है। सरकार के बनाए जा रहे इन होल्डिंग सेंटरों का मकसद अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखना है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सीधे जेल में रखने के बजाय इन सेंटरों में ट्रांसफर किया जाएगा। जब तक इन पकड़े गए विदेशी नागरिकों की पहचान की पुष्टि करने और उन्हें कानूनी रूप से उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, तब तक उन्हें इन्हीं होल्डिंग सेंटरों में रखा जाएगा। बता दें कि बीजेपी ने इसी साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राज्य से अवैध प्रवासियों को निकालने का वादा किया था। अमित शाह ने अपने एक संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह बीजेपी ने असम में घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म किया, उसी तरह पार्टी बंगाल में भी अवैध घुसपैठ पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब राज्य में बीजेपी की सरकार कायम होने के बाद पार्टी अपने उस वादे को पूरा करने में जुट गई है। बिहार एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक संवेदनशील मामले का खुलासा करते हुए मुजफ्फरपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क के संपर्क में था तथा भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। एटीएस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर जिले के बोछा प्रखंड अंतर्गत गढ़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर गाँव में छापेमारी की गई, जहाँ से मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोहम्मद सागिर का पुत्र बताया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए पाकिस्तान स्थित हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी राना हुनैन के संपर्क में था। आरोप है कि वह भारत की संवेदनशील और रणनीतिक जानकारियां साझा करने का काम कर रहा था। एटीएस की तकनीकी जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियों को मोबाइल से संवेदनशील स्थलों के वीडियो, तस्वीरों और लोकेशन संबंधी जानकारियां मिली हैं। इसके अलावा डिलीट किए गए डेटा, चैट, बैकअप और सक्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन की जांच में विदेशी हैंडलर से लगातार संपर्क के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्रों की तस्वीरें और वीडियो तैयार कर उनकी सटीक लोकेशन पाकिस्तानी नेटवर्क को भेज रहा था। फिलहाल एटीएस आरोपी के यात्रा इतिहास, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया गतिविधियों, वित्तीय लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की गहन जांच कर रही है। एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं तथा विदेशी फंडिंग के जरिए किस तरह देश विरोधी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। मामले में जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से लेकर के गया, बोला कि हम यहाँ से लेके जा रहे हैं पूछताछ के लिए, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं, वहाँ थाना पर से हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो 12 बजे बोले कि 10 बजे के बाद से बोले कि नहीं, सो अब आप लोग जाइए, सो हम इसको लेकर के जाएंगे। हम बोले हम साथ जाएंगे बच्चा के, हमको साथ नहीं लेके जाएंगे। बोले कि आप रोड पे कहाँ भटकिएगा, अब उसका क्या नाम था बेटा का? मुस्तफा। कब ले गया उसको पुलिस? परसों क्या लेके करता था मुस्तफा? वो क्या करता था? इससे पढ़ाई लिखाई किया था? 9वां तक किए हुआ है बस। 9वां तक। इधर 9वां में एडमिशन उसका। इधर क्या कर रहा था? इधर ऐसी खेती बाड़ी, हमारा हाथ बटा रहा था, खेती बाड़ी, माल जाल तो घर पे ही रह रहा था? घर पे ही रहा। बाहर भी गया था क्या? 4 महीने के लिए गया था। अच्छा, जैसे बताया जा रहा कि मोबाइल से भी कुछ करता था क्या? अब इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी, हम खुद जाहिल आदमी हैं। डोंबिवली के खोड़ी और पलावा इलाके में एक बार फिर पुलिस के रडार पर आ गए हैं। ड्रग तस्करी की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नवी मुंबई और मानपाड़ा पुलिस ने संयुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई में कुल 24 नाइजीरियन नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। डोंबिवली के खोड़ी और पलावा इलाके में ड्रग तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों के बढ़ने की पृष्ठभूमि में पुलिस ने बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। नवी मुंबई पुलिस और मानपाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। खास बात यह रही कि इस अभियान में 150 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। छापेमारी के दौरान 24 नाइजीरियन नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें 14 पुरुष, 6 महिलाएं और 4 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। जांच के दौरान 8 नागरिकों के पास भारत में रहने के लिए जरूरी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके अलावा हिरासत में लिए गए 9 नागरिकों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बिहार के विकास की रफ्तार को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूस्टर डोज मिलने जा रहा है।
पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार जल्द ही अपनी एआई पॉलिसी लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब फाइलों को दबाने का दौर खत्म हुआ। सहयोग पोर्टल पर आने वाली जमानत की समस्याओं का अगर 30 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से लापरवाह अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं समिट की 5 बड़ी बातें जो बिहार की तस्वीर बदलने वाली हैं। पटना का ऊर्जा स्टेडियम आज बिहार के स्वर्णिम भविष्य का गवाह बना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर बिहार एआई समिट 2026 की शुरुआत की। इस दौरान आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारा, अब उसी नींव पर एआई के जरिए सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। बिहार के सभी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार खत्म हो और पारदर्शिता आए। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी अपराधी ने पुलिस को चैलेंज किया तो जाति धर्म देखे बिना 48 घंटे के भीतर एक्शन होगा। पुलिसिंग में भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम ने कहा जो लोग बिहार के बाहर रहकर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं वो अपनी कर्मभूमि से जन्मभूमि लौटकर अपना कर्ज उतारें। सरकार राज्य के भीतर ही रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा को लेकर भी कई बड़े और धमाकेदार ऐलान किए हैं। अगले 3 सालों में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 125 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे PPP मॉडल पर तैयार होगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी। साथ ही जुलाई में 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलेंगे। राज्य के सभी 534 प्रखंडों और नगर निगम वाले जिलों में हाईटेक मॉडल स्कूल खुलेंगे। सीएम ने कहा स्कूल ऐसे होंगे कि मंत्री और अधिकारी भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए तरसेंगे। श्री निखिल जी जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपना भागीदारी दे रहे हैं और इस मंच के सामने उपस्थित कई महत्वपूर्ण साथी को मैं देख रहा हूं और इसके साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम में आए हुए एआई से जुड़े हुए साथीगण, ये आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। एक जमाना था जब मोबाइल आया था, उसके पहले पेजर आया, तब मोबाइल आया, उसका फोन के तौर पर पटना में मिला, तब फिर धीरे धीरे मोबाइल सेक्टर पूरे बिहार में फैलता गया। हम लोगों ने कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि इस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे। और आज आप सोचिए इस भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 120 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये एक तरह से संचार क्रांति हुआ और ये टेक्नोलॉजी का रास्ता बना। पटना एआई समिट में छात्रों और इनोवेटर्स का भारी हंगामा हुआ। बेंगलुरु जैसी जगहों से अपनी जेब से पैसे खर्च कर आए इनोवेटर्स पटना की सड़क पर 40 डिग्री के जानलेवा गर्मी में खड़े रहे। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जबकि इन सभी के पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है। अंदर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डिजिटल क्रांति पर भाषण दे रहे थे और बाहर देश का भविष्य पुलिस के डंडे और गर्मी का सामना कर रहे थे। इस वक्त पटना के इस एआई समिट वेन्यू के बाहर जो नजारा है वो बेहद निराशजनक है। ये वो छात्र और इनोवेटर्स हैं जो बिहार को बदलने की सोच लेकर यहाँ आए थे। कोई बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर आया तो कोई बिहार के दूर दराज के जिलों से आया है। इन सबके पास बाकायदा कंफर्मेशन है और रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सुरक्षा और वीआईपी कल्चर का आलम देखिए। पुलिस ने सभी को बाहर ही रोक दिया। पटना में इस वक्त पारा 40 डिग्री के पार है, झुलसाने वाली धूप है, लेकिन इन युवाओं ने ना तो पानी का इंतजाम है और ना ही अंदर जाने का कोई रास्ता। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर अंदर सिर्फ नेताओं को ही बैठना था तो युवाओं के नाम पर ये ढोंग क्यों रचा गया। अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को
कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जांच नहीं है सर। ये भी अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड में बालू को लेकर एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर खोल कर रख दिया है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी JSMDC दावा कर रहा है कि संताल परगना के 4 जिलों दुमका, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा के अलग अलग स्टॉक यार्ड में 13,30,000 CFT से ज्यादा बालू मौजूद है। इसी बालू की बिक्री के लिए 19 मई को टेंडर भी जारी कर दिया गया और 5 जून 2026 को इसकी नीलामी होनी है। लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की गई तो तस्वीर सरकारी फाइलों से बिल्कुल अलग दिखाई दी। कई स्टॉक यार्ड ऐसे मिले जहां बालू नाम मात्र का था और कई जगह मैदान पूरी तरह खाली पड़े थे। अब सवाल उठ रहा है कि जब जमीन पर बालू ही नहीं है तो आखिर करोड़ों रुपए की नीलामी किस चीज की हो रही है। देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के रानीगंज मौजा में JSMDC ने दावा किया है कि वहां 2,50,400 CFT बालू मौजूद है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। लेकिन जब मौके पर निरीक्षण किया गया तो वहां मुश्किल से कुछ हजार CFT बालू बचा दिखाई दिया। इसी तरह मरगोमुंडा अंचल के पांड्या में रिकॉर्ड में हजारों CFT बालू दर्शाया गया, जबकि जमीन पर मैदान सपाट मिला। करौंचल के सरभंगा में भी करीब 3 लाख CFT बालू होने का दावा किया गया, लेकिन वहां भी बालू नाम मात्र का ही मिला। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर JSMDC के पास यह बालू आया कहां से, क्योंकि बालू घाटों पर निगम का अधिकार 15 अगस्त 2025 को ही समाप्त हो चुका है, यानी उसके बाद निगम किसी घाट से बालू का उठाव नहीं कर सकता। ऐसे में अब अचानक लाखों CFT बालू का स्टॉक दिखाना कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। बालू कारोबारी से जुड़े लोगों का कहना है कि 10 जून से NGT की रोक लागू हो जाती है, जिसके बाद बालू उठाव पर प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नीलामी के नाम पर बड़े पैमाने पर चालान जनरेट किए जा सकते हैं और बाद में 19 चालानों के सहारे घाटों से अवैध बालू निकालकर मानसून के दौरान उन्हें वैध बताकर बेचा जा सकता है। हालांकि JSMDC ने इन सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। निगम के सेंट अधिकारी करुण चंदन का कहना है कि अगस्त 2025 तक जो बालू घाटों से उठाकर स्कॉट यार्ड में रखा गया था उसी की अब नीलामी की जा रही है। उनका दावा है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही टेंडर निकाला गया है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जिन जगहों पर लाखों CFT बालू दिखाया गया है वह जमीन पर बालू क्यों नहीं है, तो उनका जवाब था कि हो सकता है बारिश में कुछ बालू बह गया हो। अब यही बयान पूरे मामले को और संदिग्ध बना रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अगर लाखों CFT बालू बारिश में बह गया तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है, उसकी रिपोर्ट किस विभाग को दी गई, और अगर बालू बह चुका तो फिर उसी स्टॉक की नीलामी क्यों की जा रही है। गढ़चिरौली जिले में माओवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने ओम के बिना गुंडा क्षेत्र के घने जंगलों में छिपाकर रखी गई माओवादियों के कथित हथियार निर्माण सामग्री बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई को माओवादियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक माओवादी संगठन लंबे समय से जंगल क्षेत्रों में जमीन के भीतर गुप्त रूप से हथियार निर्माण और विस्फोटक सामग्री छिपा कर रखते थे। इन सामग्रियों का इस्तेमाल नक्सल सप्ताह, चुनाव और अन्य अवसरों पर सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए किया जाता था। हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को इस गुप्त सूचना के ठिकाने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही गढ़चिरौली पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों तक चली तलाशी के दौरान जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध स्थानों की जांच की। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को लैथ मशीन, 12 बोर पाइप, BGL पाइप, इन्वर्टर, जनरेटर, बैटरी, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, जिगसॉ मशीन, प्रेशर पंप, सोलर पैनल और अन्य तकनीकी सामग्री बरामद हुई। पुलिस के अनुसार इन उपकरणों का उपयोग हथियार निर्माण और अन्य माओवादी गतिविधियों में किया जाता था। बरामद सामग्री को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से माओवादियों की गतिविधियां और हथियार निर्माण क्षमता को बड़ा झटका लगा है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए सजा में इजाफा कर दिया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खां की 10 साल की सजा को बढ़ाकर अब 7 साल की सजा को बढ़ा करके अब 10 साल कर दिया है और 50,000 जुर्माने को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। और अब्दुल्ला आजम खां की 7 साल की सजा को उतना ही बरकरार रखा गया है, लेकिन 50,000 रुपए जुर्माने को बढ़ा करके 3.5 लाख रुपए कर दिया है, जो आजम खां और अब्दुल्ला आजम के लिए मुश्किल वाला दिन माना जा रहा है। 2 पैन कार्ड के मामले में आज ये फैसला आया, जिसका मुकदमा 2019 में लिखवाया गया था और इसमें 7 वर्ष की सज़ा एसीजीएम कोर्ट रामपुर के द्वारा की गई थी। उस सज़ा के अपील में हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है। अपने आप में ऐतिहासिक है। उस सज़ा को 7 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। तो दोनों अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को 10-10 साल की? नहीं, आजम खान को जो सज़ा थी वो जो 7 साल है वो 10 साल बढ़े ही है। अब्दुल्ला आजम खान की जो 7 साल थी वो उसको 7 साल ही करके दी गई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स व्हाइट हाउस के पास रविवार को गोलीबारी की घटना सामने आई। घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के जवानों की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक और व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है। मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर के मुताबिक व्हाइट हाउस परिसर के बाहर करीब 25 गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और गोलीबारी की घटना किसी भी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, एफबीआई की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और सीक्रेट सर्विस की मदद कर रही है। काश पटेल ने कहा कि जांच जारी है। व्हाइट हाउस पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान नैसिर बेस्ट के रूप में हुई है। खुद को यीशु मसीह समझने वाला ये व्यक्ति, इसने व्हाइट हाउस के चेकपोस्ट पर गोलीबारी की, जिसे सीक्रेट सर्विस ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नैसिर बेस्ट की उम्र 21 साल है। उसने रिवॉल्वर से कुछ राउंड फायरिंग किए, लेकिन तुरंत जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिर बेस्ट मानसिक रूप से परेशान था और वह पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया था। उसके खिलाफ कोर्ट का आदेश था कि वह व्हाइट हाउस के पास नहीं आए, लेकिन उसने इस आदेश को नहीं माना। कोर्ट के मुताबिक, बता दें आपको, रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जून 2025 को उसने सड़क पर गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा गया। करीब 2 हफ्ते बाद 10 जुलाई 2025 को वह व्हाइट हाउस के प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गिरफ्तारी के समय उसने खुद को आज के दौर का जीसस बताया था। उसने अधिकारियों से यह भी कहा कि वह गिरफ्तार होना चाहता था। इस घटना से कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली थी। इस मामले में एक इराकी युवक को गिरफ्तार किया गया था। वह ईरानी सेना से जुड़ा हुआ था। आरोपी के पास इवांका और उनके पति जैरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा भी मिला था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।